हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी जीडीसी एग्जामिनेशन के लिए या आप एलटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, चाहे आप यूजीसी के लिए कर रहे हैं, एचपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो आप सभी को ये मैं बताना चाहूंगी कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं 10 मिनट्स की सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ। जी हाँ, हम यहाँ पर थर्ड सेशन में आ चुके हैं। ऑलरेडी हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं एंड हम थर्ड सेशन में हैं। यूनिट नंबर 1 को ही हम कंप्लीट करेंगे। कल से हम यूनिट नंबर 2 में जाने वाले हैं। तो देखिए, आज हम 20 क्वेश्चंस को और रिवाइज करने वाले हैं ताकि आपका पूरी तरीके से यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। तो अप्रोक्सीमेटली हर एक यूनिट में हम 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक यूनिट में हम अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो दैट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए और ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के बेसिस पे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उड़ान बैच से बेस्ट कोई और बैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट सेशंस आपको मिल रहे हैं। 500 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मेंस के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो, तो नाउ मतलब बेसिकली अगर आप कर रहे हो ना, देन डेफिनेटली यू विल प्रो इन योर सब्जेक्ट, है ना। सिंपल सी बात है भाई, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे तो आप सभी के लिए सब कुछ आ जाएगा ना, वो सब कुछ इंक्लूड कर देगा, वो सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर देगा। एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला। सो दिस इज द बैच जो आप सभी के साथ में मैं कंप्लीट भी करा रही हूँ। प्री एंड मेंस की तैयारी के बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, एमडब्ल्यूएफ में आपका प्री का एग्जाम, प्री की तैयारी कराई जाती है, और मेंस के लिए आप सभी को पता है कि मैं टीटीएस में कराती हूँ। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा। लाइव नहीं ले सकते हैं तो रिकॉर्डेड आप ले सकते हैं। बाकी आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9450403952। दिस इज द बैच जो आप सभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना चाहें। और जी हाँ, बहुत जल्द आप सभी का ना 1 या 2 दिन में आप सभी का क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। अगर आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एक क्रैश कोर्स बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं 1 या 2 दिन में, जिसमें आप 20 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 22 जून को आप सभी का एग्जामिनेशन है। ठीक है, चलिए जी, अगर आप नेट यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के लिए आप लेना चाहें, कोई बैच एक लेना चाहें जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, सो दिस इज द बैच, जो कि 199 का आप सभी को मिल जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिल रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड बैच जिसमें आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। थ्योरी नहीं है, वहां पे प्रैक्टिस सेशंस है। अगर आप यूपी जीडीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्री एंड मेंस के लिए, क्योंकि इस बार आप सभी को पता है पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगी जहाँ पे प्री की पूरी तैयारी कराई जाएगी, मेंस की पूरी तरह तैयारी कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, और इंग्लिश में मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए यहाँ पर आप सभी को कंटेंट मिलने वाला है। अगेन, अगर आप इस बैच को लेना चाहें तो बहुत जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मैंने बता दिया था कि मैं मिड जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ, सॉरी मिड जून से स्टार्ट कर रही हूँ ये वाला बैच, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए, क्योंकि जुलाई में तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ ही रहा है और सितंबर तक आप सभी का एग्जाम भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ बैच जो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटन वुड रिजोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, बताइए ब्रिटन वुड रिजोल्यूशन किसके फॉर्मेशन के बेसिस पे बना है, डब्ल्यूटीओ, गैट, यूएनसीटीएडी या फिर आईएमएफ। तो ये तो आप सभी को पता है भाई, ब्रिटन वुड इज रिलेटेड टू आईएमएफ। इट इज एन एग्रीमेंट जो कि नेगोशिएट हुआ था 1990 सॉरी 1944 में, जिसमें आपके डेलीगेट्स कितने थे, 730 डेलीगेट्स थे, 44 नेशंस यहाँ पर थे। ठीक है, यूनाइटेड मॉनेटरी एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस द्वारा ये हेल्ड हुआ था ब्रिटेन वुड में। ठीक है, न्यू हेमिस्फेयर में, सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड वुड ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जो कि ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। ऑथर्स के नेम है और नेम ऑफ द थ्योरी है। तो अगर आप लोगों को पता होगा, स्टेफन लेंडर ने कौन सी थ्योरी दी है, या मैं बोलूँ रेंडोन वेर्नोन ने कौन सी थ्योरी दी है, ऑयलिन ने कौन सी दी है, और एडम स्मिथ ने कौन सी दी है। तो अगर आप सभी को इसके आंसर्स पता होंगे तो आप इजीली मैच कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर आपको एक भी थ्योरी का नाम पता है ना, तो आप इजीली मैच कर पाओगे। भाई मुझे तो पता है एडम स्मिथ ने क्या दिया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो अगर डी का 3 है तो डी का 3 देखो एक में ही है। आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ पे समझ में आ रहा है, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, लेंडर ने क्या कौन सी थ्योरी दी है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। ठीक है, आपका वर्नन ने कौन सी थ्योरी दी है, वर्नन ने आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दी है, जैसे कि आप सभी को पता है। ओइलिन ने फैक्टर प्रोपोर्शन दिया हुआ है, एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो इस तरीके से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं एक ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर।
स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टेटमेंट एंड असर्शन एग्जाम को बहुत अच्छे से आप सभी को करना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कॉजेज डेलिब्रेट चेंज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विद अ व्यू टू इन्फ्लुएंस द प्राइस लेवल एंड द क्वांटम ऑफ द नेशनल आउटपुट। सो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ मॉनेटरी पॉलिसी की, क्या ये एक ऐसा चेंज लेकर आती है जिसमें कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो सॉरी रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है वो चेंज होता है और प्राइस लेवल भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी मनी सप्लाई पे बेस्ड है और ये अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट को डेवलप करता है, रेगुलेट करता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। भाई मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई पे इसको रेगुलेट करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट को डिफाइन करता है। फिस्कल पॉलिसी क्या करता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को इवेलुएट करता है, उसके चेंज को ये देखता है, जिससे कि कहीं ना कहीं प्राइस लेवल भी इन्फ्लुएंस होगा। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी के थ्रू ये सेंट्रल बैंक के द्वारा होता है? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, फिजिकल, मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल और फॉरेन एक्सचेंज, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए सेंट्रल बैंक के लिए तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है। सेंट्रल बैंक का जो डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है, या मैं बोलूँ जो रोल होता है, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी में होता है, क्योंकि ये जितना भी रोल अदा करता है वो सेंट्रल बैंक ही करता है। क्या कंट्रोल करना है मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट्स को, ठीक है, कैसे लोग सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो ये सारी चीजों कौन करता है, सेंट्रल बैंक ही करता है मॉनेटरी में। मैच द फॉलोइंग है, नामा, गैट्स, ट्रिम या फिर ट्रिप्स। ठीक है, अब इसको मैच करना है आप सभी को, वही बता दीजिए फटाफट से मैच करके और करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। अगर मैं नामा की बात करती हूँ, गैट्स की बात करती हूँ, ट्रिम्स की बात करती हूँ या ट्रिप्स की बात करती हूँ, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए भैया, सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, नामा इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, फिशरीज प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, इसका तो टू हो जाएगा। गैट्स तो आप सभी को पता है ना, गैट इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड गुड्स, ट्रेड इन द गुड्स एंड द सर्विसेज, लिबरलाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। ट्रिम्स इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। और ट्रिप्स इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आंसर कितना इजी हो जाएगा ना आप सभी के लिए, यहाँ पर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से एक ऑप्शन के बेसिस पर भी आप आंसर को जज कर सकते हो, लेकिन कभी कभी होता है कि आपको एक ऑप्शन के बेसिस पे नहीं, एटलीस्ट आपको दो ऑप्शंस आने चाहिए। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करनी है क्वेश्चंस को ना दो ऑप्शंस हो एटलीस्ट आपको पता होना, ताकि आप मैच कर पाए इजीली। ठीक है, और करेक्ट हो आपका आंसर। Which of the following is not guiding principle of the World Bank regarding to the lending operations? कौन सा यहाँ पर guiding principle नहीं है वर्ल्ड बैंक के बेसिस पे? The proper assessment of the repayment prospects of the loan. Lending should be only for the specific projects that which are economically and technically sound and high priority nature. The lending should be enable a country to meet the foreign exchange content of the project cost. The bank does not expect borrowing country to spend the loan in a particular industry, तो कंट्री सॉरी। तो यहाँ पर अगर बोला जा रहा है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, भाई गाइडिंग प्रिंसिपल तो ये रीपेमेंट के लिए भी होता है, लोन्स के लिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को ये डिफाइन करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट को भी डेवलप करता है, इनेबल करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बैंक है, ये बोरोइंग थोड़ी ना लेगा कंट्री से, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक का लेंडिंग ऑपरेशन है, यहाँ पर ये फोर्थ वाला पॉइंट रिलेट नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ इज नॉट राइट। स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, ट्रिम्स जो है वो क्या है, ट्रिम्स रेफर्स टू द कंडीशन एंड द restrictions imposed on the foreign investments investors. Trims agreement specifically forbids imposing restrictions on the operations of a enterprise which result in protecting the domestic products and making the imports disadvantageous. So basically अगर मैं यहाँ पे ट्रिम्स की बात करती हूँ, स्पेशली अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहाँ पर ट्रिम्स की, तो क्या ये रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करता है? क्या इसकी वजह से हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या हम इंपोर्ट करें डिसएडवांटेजेस को? तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो भैया ट्रिम्स रेफर करता है रिस्ट्रिक्शंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शंस के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये वाला पॉइंट है ना, हाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए क्यों करेगा, ये तो गलत हो गया, फर्स्ट इज नॉट राइट। ठीक है, लेकिन अगर मैं ट्रिम्स की बात करती हूँ तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके चलता है। और जो भी रिस्ट्रिक्शंस होगा एंटरप्राइजेस के लिए, ऑपरेशंस में होगा ना रिस्ट्रिक्शंस, जो भी ऑपरेशंस है एंटरप्राइजेस में, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लेकर आता है। ठीक है, ट्रिम्स जो एग्रीमेंट है वो फोकस करता है इन्वेस्टमेंट मेजर्स
ताकि जो भी गुड्स है वो इफेक्ट हो। गुड्स मेजर्स कैसे हम करेंगे, कैसे कैसे गुड्स को सर्विसेज को इन्फ्लुएंस करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, वो सब करता है। Eighth question, assertion reason. Under the FEMA, the receiver of the laundered money is to made culpable instead of the sender or the distributor. Reasoning कह रहा है, reason कह रहा है, FEMA refers to the earlier Exchange Regulation Act. FERA will be with regards to the penalties and punishment in the case of the violation of the act. तो जो FEMA है, FEMA क्या है बेसिकली? यहाँ पर अगर आप लोगों ने FEMA के बारे में पढ़ा होगा, तो ये रिसीवर को लॉन्ड्रेड मनी की बेसिस पे फोकस करता है। ठीक है, करता है यस और नो, और ये अर्लियर रेगुलेशंस को भी ये देखता है। ठीक है, फेमा इज रिलेटेड टू द पेनल्टीज ऑन द वायलेशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, इन केस ऑफ द पेनल्टीज और इन केस ऑफ द पनिशमेंट, इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द एक्ट। तो फेरा ये हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन क्या दोनों रिलेट कर रहे हैं इसको? भाई फेरा और फेमा, यहाँ पर फेरा एंड फेमा के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पर फेमा के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस बता रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि अंडर फेमा, तो फेरा का भी तो पॉइंट लेना था ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब दोनों सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और वैसे भी फेरा यहाँ पर वैलिडेट नहीं करता है डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि रिसीवर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के बेसिस पे कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर करेक्ट है? डब्ल्यूटीओ इनिशिएट पीस प्रोसेस अमंग द मेंबर कंट्रीज टू एनहांस द इंटरनेशनल ट्रेड। WTO avoid the settlement of the dispute among the member countries. WTO administers trade review mechanism. WTO cooperates in a or appropriate manner with the IMF and the World Bank. बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा इसका? BCD, AC, CD या फिर ABD? तो ABD हो जाएगा, C इज नॉट द करेक्ट आंसर। ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म को ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग को ये हेल्प करता है, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स को ये अवॉइड करता है, कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट होना चाहिए विद द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। WTO ये डिफाइन करता है। हाउ मेनी राइट्स डज द कंज्यूमर हैव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो भैया 6 राइट्स होते हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए। देयर आर 6 राइट्स जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, में यहाँ पे हुआ था। आप लोग को ये पता होना चाहिए। अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986, 12 सेक्शन में क्या बोला गया है? कंप्लेन मस्ट बी फाइल्ड, कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द कंज्यूमर एसोसिएशन, by the consumer association or the center and the state government, ओनली बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो वैसे भी आप सभी को पता है 12वें सेक्शन में बोला गया है कि कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू अचीव इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम the fee of the flow of free flow of the trade and the investment between the countries. One such association is NEFTA. NEFTA comprises of which of the following? यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको, 3 कंट्रीज हैं नेफ्टा में, जो आप सभी को ये पता होना चाहिए, यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द एशियन? एशियन के बेसिस पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो मेंबर कंट्रीज होंगी? लियोस हो गया, कंबोडिया हो गया और ब्रुनेई हो गया, मलेशिया, थाईलैंड एंड ताइवान, ठीक है, म्यांमार, सिंगापुर एंड हांगकांग, फिजी, लॉयस एंड कंबोडिया। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, लॉयस, कंबोडिया एंड ब्रुनेई होगा। तो दीज आर द कंट्रीज जो कि एशियन कंट्रीज के अंदर आती है। एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, यूजीसी नेट के फॉर्म एग्जाम में। ठीक है, according to the FEMA, foreign exchange does not include which of the following? Does not include which of the following? FEMA में कौन सा नहीं होता है? Deposit payable in any foreign currency, bills of the exchange drawn in the Indian currency but payable in the foreign currency, travelers checks drawn by the institutions outside India but payable in the Indian currency, draft drawn by the banks outside India and payable in the foreign currency। तो सिंपल सी बात है भाई, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? FEMA में ड्राफ्टिंग तो होगा नहीं ना, बाय द बैंक्स एंड आउटसाइड इंडिया, एंड इसको हम पेबल करें फॉरेन करेंसी के बेसिस पे, तो फेमस सिंपल सा बात है, ये डिपॉजिट्स को फॉरेन करेंसी के बेसिस पे ये पेबल करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉन करती है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, चेक्स को ड्रॉन करती है, ठीक है, बट पेबल इन द इंडियन करेंसी, क्योंकि फेमा आपका इंडियन करेंसी के बेसिस पे ही ड्रॉन करती है और पेबल करती है, सॉरी। ठीक है,
लिबरलाइजेशन इज व्हाट? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग नंबर ऑफ द रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फ्रॉम 17 to 8, liberating the industry trade economy from the unwanted restrictions, opening up the economy to the world by the attaining international competitiveness and free determination of the interest rate. तो यहाँ पर आ जाएगा लिबरलाइजेशन इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ट्रेड, इकोनॉमी, सब कुछ सही तरीके से यहाँ पर होना चाहिए भाई। ट्रेडिंग में होना चाहिए। एलपीजी के बारे में पढ़ा था ना, एलपीजी आया था, ठीक है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो इन तीनों को यहाँ पर रिलेट किया गया है। लिबरल होना चाहिए इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इकोनॉमी में सही तरीके से, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट इन कौन से ईयर में हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1998 में होगा, ठीक है। 1998 में होगा। 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1998। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स? तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आईएमएफ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, आईबीआरडी, आईडीए, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, आईबीआरडी, एबीडी, सॉरी एडीबी, ठीक है। आईबीआरडी, एडीए, आईडीए, सॉरी आईएमएफ, आईएफसी, एमआईजीए एंड आईसीएसआईटी। तो यहाँ पर बिल्कुल थर्ड इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो भाई इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आएगा, इंटरनेशनल बैंक एसोसिएशन, आईटीए भी आएगा, ठीक है। तो ये 5 इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली कवर करता है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मली established in which of the following treaty? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिटी? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मैस्ट्रिच ट्रिटी हो गया, लिस्बॉन हो गया, लिस्बॉन हो गया, और ट्रिटी ऑफ द रोम या फिर पेरिस ट्रिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा मैस्ट्रिटिच। मैस्ट्रिटिच ट्रिटी बेसिकली ये साइन किया गया था 1992 में और स्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन यूनियन के बेसिस पे, यूरोपियन यूनियन में, एंड इनहांस किया था यहाँ पर कोऑपरेशन बिटवीन द यूरोपियन नेशंस इन द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल मैटर्स। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैटर्स को यहाँ पर ये इन्हांस करने की बात की थी और एक साथ मिलकर काम करने की बात की थी ताकि ट्रेडिंग सही तरीके से हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एशियन? एशियन का फाउंडिंग मेंबर कौन सा नहीं है भाई? सिंपल सी बात है, वियतनाम तो नहीं है। वियतनाम तो नहीं है, बाकी तो सभी है ना। बाकी सभी इंडोनेशिया, फिलीपींस है, मलेशिया। वियतनाम इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एशियन। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। होप आपने 20 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से फोकस्ड वे में समझ लिया होगा। 3 सेशंस हमने 10 मिनट सीरीज में कंप्लीट कर लिए हैं और आपको अच्छा लग भी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मुझे कमेंट डाउन जरूर करें कि आप सभी को इन सारे सेशंस के द्वारा मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या और बेटर क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँ। वैसे तो मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सारे अलग अलग एग्जाम्स को फोकस करके ही मैंने बनाए हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं, ताकि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए ये सारे क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो बाकी के अगर आप बैचेस को ज्वाइन करना चाहें, यूपीजीडीसी का करना चाहें तो यूपीजीडीसी का कर सकते हो। एचपीएससी प्री एग्जामिनेशन के लिए अभी हम क्रैश कोर्स आज या कल में हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा एप्लीकेशन पे भी और आपको वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। तो आप अगर वो वाला बैच लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 20 दिन में पूरी तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा क्रैश कोर्स के द्वारा, ठीक है। बाकी दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 9450403952 पे। और सभी के लिए एक सिंगल कोड यूज करना है, PK93। सभी बैचेस के लिए आप सिंगल कोड यूज कर सकते हो, PK93। PK93 रेफरल कोड है जो यूज करके आप यहाँ पे डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।